Hello, dear students and parents. Welcome you all again. So, we all know that water is the base of our life. मतलब जल ही जीवन है, ठीक है? और ये बात सच भी है. तो we are dependent on the rain for water. जो पानी है उसका एक मेन सोर्स जो है वो रेन है. So there is a question कि what happens if it doesn't rain well? So the answer is if it doesn't rain well, even the mighty ocean will be drained. अगर अच्छे तरीके से बारिश ना हो तो जो महान महासागर है जहाँ पे plenty of water हमेशा रहता है वो भी सूख जाएंगे. ठीक है. So in this chapter we are going to study about a journey through states of water. We are going to start a new chapter, chapter number 8. ठीक है. और इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो पानी की अलग अलग स्टेट्स हैं उनके थ्रू होकर हमारी जर्नी जाएगी. ओके. सो ऑल ऑफ अस नो दैट देयर आर मेनली 3 स्टेट्स ऑफ वाटर और इन सभी स्टेट से हम जो है वो फैमिलियर भी हैं. ठीक है. सॉलिड स्टेट है, आइस की फॉर्म है. लिक्विड स्टेट है जो पानी हम बहुत सारी एक्टिविटीज में यूज करते हैं. और एक है वेपर और स्टीम की फॉर्म. ठीक है. जिसको वाष्प बोलते हैं. और स्टीम आप बच्चों को सबको मिली होगी जब भी आपको कोल्ड होता है तो. ठीक है. तो ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं पानी की इनको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद हाउ इट रेन्स. बारिश कैसे होती है. ठीक है. तो चैप्टर की हेडिंग और जो हमने स्टडी करना है वो आप बच्चों को क्लियर हो गया. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों दो स्टूडेंट्स की डिस्कशन के साथ. एक है अवी और एक है थायरव. ठीक है. तो एक हॉट समर डे होता है. बच्चे जो है वो लेमनेड और शिकंजी का एंजॉय कर रहे हैं. तो जो बॉय है वो आइस क्यूब्स को नोटिस करता है लेमनेड में जो उसका नींबू पानी का ग्लास है. ठीक है. देन ही सेड टू अवी कि जो आइस है वो हार्ड होता है टच में. उसको टच करते हैं तो वो हार्ड फील होता है. ऑल्सो वी कैन होल्ड आइस इन आर हैंड. हम अपने हैंड में आइस को पकड़ के रख सकते हैं. जबकि वाटर जो है ना तो वो हार्ड है टच में ना ही हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं. ओके. तो दे बोथ ऑफ देम दे आर डिफरेंट सब्सटेंस. जो पानी और बर्फ है वो अलग अलग सब्सटेंस होंगे. जबकि जो गर्ल है अभी शी सेड नो दे आर सेम सब्सटेंस. उसका जो राय है वो काउंटर व्यू है. काउंटर व्यू होता है बच्चों विरोधी राय. ठीक है. मतलब वो उसके अपोजिट बोलती है थायरव के कि नहीं ये दोनों जो हैं वाटर और आइस दीज आर सेम सब्सटेंस. ठीक है. फिर वो आगे अपनी बात को स्टेट करती है कि जो वाटर है अगर हम उसको फ्रीजर में रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद इट विल चेंज टू आइस. वो बर्फ में बदल जाती है. तो थायरव बोलता है कि यस आई नो ऐसा होता है बट देयर इज समथिंग दैट इज एडेड टू द आइस इन फ्रीजर. पर शायद कोई चीज होती होगी जो फ्रीजर के अंदर बर्फ में ऐड होती है. ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन है बच्चों से कि डू यू एग्री विद थायरव स्टेटमेंट. जो उसकी स्टेटमेंट है उससे आप अग्री करते हो तो करते हो या नहीं. उसके लिए यू हैव टू परफॉर्म an activity. So chapter is chapter 8 and first activity हम करने जा रहे हैं that is activity 8.1. Let's observe. क्या नेम एक्टिविटी का. Let's observe. तो what will you do. आपको एक कप लेना है. उसमें आपने आइस क्यूब्स पुट कर दिए. ठीक है. आफ्टर सम टाइम जो आइस क्यूब्स है बच्चों दे विल चेंज इनटू वाटर. ठीक है. वो पानी में बदल जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों जो हैं दे आर सेम सब्सटेंस. अगर सेम है तभी वो आइस वाटर में चेंज हुआ. डिफरेंट होते तो वो आइस जो है वो कभी भी वाटर में चेंज नहीं होता. ठीक है. तो सेम सब्सटेंस तो वो है बट क्या है एक ही पदार्थ की एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. फॉर्म्स का मतलब होता है बच्चों प्रकार. ठीक है. क्या मतलब होता है फॉर्म्स का प्रकार. और ये जो फॉर्म्स हैं वी कॉल देम स्टेट्स इन साइंस. साइंस में हम इन प्रकारों को बोलते हैं स्टेट्स. कि जो बर्फ और पानी है वो एक ही पदार्थ की अलग अलग स्टेट्स हैं अलग अलग अवस्थाएं हैं. ठीक है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो उनका केमिकल कंपोजिशन है जो केमिकल फॉर्मूला है आइस और वाटर का वो सेम होता है. दैट इज H2O. सबको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O. 2 एटम्स हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का. तो केमिकल कंपोजिशन सेम है बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है वो डिफरेंट होती हैं. तो दो प्रॉपर्टी तो हमने स्टडी कर ली थी कि वी कांट होल्ड वाटर जस्ट लाइक आइस है ना. और जो वाटर है वो हार्ड भी नहीं होता जस्ट लाइक आइस. और इसके बाद दो प्रॉपर्टीज और हैं कि जो आइस है दैट कैन नॉट फॉल दैट कैन नॉट फ्लो फ्रीली. वो फ्रीली फ्लो नहीं करता जस्ट लाइक वाटर.
और साथ में अगर आप पानी के ऊपर ऐसे तप तप करोगे तो क्या होगा, इट विल स्प्लैश आउट, उसके छींटे आप पे पड़ेंगे, है ना। लेकिन जो आइस होगा वो स्प्लैश आउट नहीं होता। एक और प्रॉपर्टी है बच्चों कि आइस को अगर आप किसी कंटेनर में डालोगे वो कभी भी उस कंटेनर की शेप नहीं लेता, वो जैसा है क्योंकि वो सॉलिड है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा उस कंटेनर में जाके। जबकि वाटर है या कोई भी लिक्विड है, वो क्या है, वो किसी भी बर्तन की शेप ले लेता है जिसमें आप उसको ऐड करोगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो थायराइड की स्टेटमेंट जो है उससे हम एग्री नहीं करते क्योंकि वाटर एंड आइस दे आर सेम सब्सटेंस। ओके, तो फर्स्ट चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों के माइंड में आना भी चाहिए कि वाई, है ना। साइंस जो है वो स्टार्ट ही वाई एंड हाउ के साथ होती है। तो वाटर जो है, वाई इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस आफ्टर पुटिंग इन फ्रीजर। जब हम पानी को बर्फ में रखते हैं, ठीक है, सॉरी, पानी को हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो आइस में बर्फ में चेंज क्यों होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वाटर के अंदर थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। थर्मल मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हीट एनर्जी, और जैसे ही हम उसको फ्रीजर में रखते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, समवट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर का टेम्परेचर है जैसे ही वो कम होता है तो उसकी हीट एनर्जी भी लो हो जाती है, और जैसे ही हीट एनर्जी लो होगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल की स्पीड है, ठीक है, स्पीड कब है, जब दौड़ कब रहा है पानी, जब उसके अंदर एनर्जी है। अब जब एनर्जी ही लो हो गई, बिल्कुल एनर्जी ही शून्य पे जा रही है, तो उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल की स्पीड है वो भी क्या जाती है, लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। एंड फाइनली जो वाटर मॉलिक्यूल है, they close they come close to each other and combine with one another to form a crystalline structure which is known as ice, ठीक है। तो पानी से बर्फ क्यों बनती है, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ड्यू टू द लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी। क्लियर, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं बच्चों इस चैप्टर की जो फर्स्ट मेन हेडिंग है, ओके, दैट इज 8.1। एक्टिविटी हमने स्टडी कर ली, अब हम इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग करेंगे 8.1, और दैट वो क्या है, डिस इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेटिंग द डिसअपियरिंग एक्ट ऑफ वाटर, कि जो पानी है उसका अदृश्य होना, उसका हमें दिखाई ना देना, उस एक्ट को हम अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो इट्स अ रेनी मॉर्निंग, एक बारिश वाला दिन होता है, और आप बच्चों ने भी नोटिस किया होगा कि जब बारिश के टाइम पे आप घर से निकलते हो तो आपको जगह जगह पर पानी के छोटे छोटे पोखर, जिनको पडल्स बोलते हैं या फिर गड्ढे बने होते हैं जिसमें वाटर होता है। ओके, और वैसे उन बच्चों ने नोटिस किया कि प्लेग्राउंड में वाटर पडल्स थे, जब शाम को वो प्लेग्राउंड में खेलने गए तो सारे के सारे जो वाटर पडल थे दे हैव बीन डिसअपियर्ड, वो क्या थे, वो अदृश्य हो गए थे, उनको वो दिखाई नहीं दिए। तो वो दोनों सरप्राइज हो गए कि वेयर डज दिस वाटर गो, कि वो पानी कहाँ गया। ओके, और इसके साथ ही फिर उन्होंने सोचना शुरू किया, तो जो बॉय था उसने सोचा कि द वाटर दे माइट बी दैट गेट सीप्ड इनटू द सॉइल, शायद उसका रिसाव हो गया होगा मिट्टी में, मतलब सॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स, क्या आपने कहीं और से भी पानी को गायब होते देखा है। तो यस, जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो धुले हुए बर्तन है, ठीक है, जिन बर्तनों को हम धोकर रखते हैं उनमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पानी की हमेशा रहती है, कुछ बूंदे, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो बूंदे अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं। तो फिर अभी सोचते हैं कि शायद वो जो पानी की ड्रॉप्स हैं उस बर्तन के अंदर सीप हो गई होंगी, सिप्ड इनटू द यूटेंसिल, वॉल ऑफ यूटेंसिल। तो अब एक बच्चा दे रहे कि वो मिट्टी में चली गई, दूसरी बर्तनों के केस में अपनी स्टेटमेंट दे रही है कि शायद जो वॉल ऑफ कंटेनर है उसने उनको सोख लिया होगा। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि डज जो अभी है, डज अभी स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि अभी सही बोल रही है। तो उसके लिए वी हैव टू परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 8.2, लेट्स इन्वेस्टिगेट। और इस एक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक प्लेट लेनी है, ओके, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून या टेबल स्पून ऑफ वाटर ऐड कर दिया, और फर्स्ट स्टेप में आपने उसमें पानी ऐड कर दिया, सेकंड स्टेप में आपको उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यू हैव टू चेक वेदर द वाटर इज सीपिंग इनटू द वॉल ऑफ कंटेनर और नॉट, कि जो पानी है बच्चों वो सीप कर रहा है कंटेनर की वॉल पे या नहीं कर रहा है। और थर्ड क्या पॉइंट है, यू हैव टू नोटिस इट कंटिन्यूअसली until the water is completely disappeared,
जब तक वो पानी जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल नहीं होता तब तक आपको उसको नोटिस करना है। तो जब भी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो यू विल फाइंड दैट जो वाटर है दैट इज नॉट सीप्ड थ्रू द वॉल ऑफ कंटेनर, वो उसका रिसाव कंटेनर की वॉल में नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइप का रीजन होता तो हमारे जो वुडन के कंटेनर हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर करके स्वेल हो जाते हैं, जबकि घरों में ऐसा नहीं होता। ओके, या फिर जो स्टील की या कोई और प्लेट या कंटेनर है उसमें भी अगर पानी इस तरह से इकट्ठा होता रहता तो उनका वेट बढ़ जाता या फिर उनमें कोई रस्ट लग जाता, बट ऐसा भी कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो अभी का रीजन है दैट इज रॉन्ग। ओके, तो इसके बाद अब जो पानी है वो गया कहाँ? तो वो जो वाटर है बेटा दैट इज converted in the form of vapors, okay, and go into the atmosphere। अब जो पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, एक अलग फिनोमिनन हम स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसको? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है हिंदी में वाष्पीकरण, कि जो पानी की बूंदें हैं दे कन्वर्टेड लिक्विड ड्रॉप्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड दैट वेपर्स दे आर गॉन इन द एटमॉस्फेयर, और वो वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में चले गए, ठीक है। उस दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन। अब इसके साथ आपको एक और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखना कि जो इवेपोरेशन है वो जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम वो रूम टेम्परेचर पे होती है, आपको उसमें कोई टेम्परेचर ऐड नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन हमने स्टडी कर लिया। अब एक और आपकी बुक में इंटरेस्टिंग एग्जांपल गिवन है कि जब हम वाटर डालते हैं किसके ऊपर? डोसा तवा, ठीक है। जब डोसा बनता है उसके ऊपर डोसे का बैटर डालने से पहले उसमें हम पानी को ऐसे बूंदों को स्प्रिंकल करते हैं, और वो जो ड्रॉप्स है पानी की, जो हमने पानी ऐड किया वो एकदम से गायब हो जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो वो पानी की बूंदें कहाँ गई? तो दे आर ऑल्सो वेंट इनटू द एटमॉस्फेयर, वो भी वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में चली गई। पर वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करनी पड़ेगी कि वहां पे जो तवा था वो हॉट था, गर्म था, मतलब इवेपोरेशन वहां पे हुई, बट साथ में बॉइलिंग भी तो हुई ना। तो जो बॉइलिंग है, याद रखना बच्चों, बॉइलिंग जो है दैट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवेपोरेशन। बॉइलिंग भी इवेपोरेशन का ही एक टाइप है। व्हेन वी हीट समथिंग, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, और जो बॉइलिंग है उसकी वजह से जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो स्पीड से वेपर में चेंज हो गई। इसका मतलब अब जो हमारा अगला टॉपिक है ध्यान से सुनो, दैट इज द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। जो इवेपोरेशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे तवा वो गर्म था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो वहां पे जो पानी है वो फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड वो चेंज हो गया वेपर्स में, ठीक है। और वैसे ही गर्मी के दिनों में कपड़े जो हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं एज कंपेयर टू रेनी सीजन। बरसात के दिनों में आजकल कपड़े सुखाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इवेपोरेशन जो है उसका रेट कम हो जाता है। इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। और सेकंड है बच्चों ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब हिंदी में होता है आर्द्रता, और इसका मतलब है कि हाउ मेनी वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब पहले से ही एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, तो ये जो इवेपोरेशन है इसका रेट स्लो हो जाता है, इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी हमारे एनवायरमेंट में ज्यादा है तो, ठीक है। इसीलिए रेनी सीजन में जो कपड़े हैं उनका सूखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले से इतने सारे वेपर है, तो जो कपड़ों के वेपर है फिर वो आराम से नहीं जा पाते एटमॉस्फेयर में। क्लियर हो गया? तो ये सारा कंसेप्ट आप बच्चों को क्या हो गया भाई? क्लियर, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है और उससे उसको फैक्टर है, डोसा तवा वाला भी हमने स्टडी कर लिया कि बॉइलिंग इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अब इन सब के बाद इस ये जहां पे की पैराग्राफ खत्म होता है, एंड में एक क्वेश्चन है कि जो वाटर पडल्स है, ठीक है, जो पानी के पोखर बने थे, तो उनका जो वाटर है उसका डिसअपियर होने का पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? क्या उसका रीजन सिर्फ सीपिंग इनटू द सॉइल है, क्या उसका रिसाव है मिट्टी के अंदर, या फिर इवेपोरेशन जो कि एक प्रोसेस है वाटर वेपर बनने का, वो भी हो सकता है। तो यू विल आंसर इवेपोरेशन इज द मेन फैक्टर
फॉर डिसअपियरिंग ऑफ वाटर पडल्स। जो वाटर पडल्स है बच्चों वो डिसअपियर होते हैं, तो उनका एक मेन कारण है, मेन रीजन है इवेपोरेशन, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे होती रहती है। क्लियर? एंड सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द सॉइल कैन बी आल्सो अ रीजन, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी जो है वो जमीन में रिसाव के थ्रू भी जा सकता है। ओके, सो ये पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे जो कि है 8.2 अनदर मिस्ट्री। ठीक है, 8.1 वी हैव डन, अब 8.2 आएगी बच्चों। 8.2 अनदर मिस्ट्री। मिस्ट्री होता है रहस्य, एक और रहस्य है भाई इस चैप्टर में। ओके, तो इस ये जो रहस्य है वो क्या है, जो बच्चे हैं अवी है, थायरव है, उनके फ्रेंड्स वो क्या है, वो लेमनेड बना रहे होते हैं। उन्होंने सोचा कि हम नींबू पानी बनाते हैं घर पे, तो उन्होंने कोल्ड वाटर लिया और कोल्ड वाटर के अंदर उन्होंने आइस क्यूब डाले। अभी उन्होंने उसमें नींबू चीनी कुछ नहीं ऐड किया था, सिर्फ आइस क्यूब्स और वाटर ऐड करने पर दे फाउंड समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द वॉल ऑफ ग्लास। मतलब जो उनका कंटेनर था, जो उनका टम्बलर था, उसकी जो वॉल थी उसके बाहर उन्होंने बड़ी हैरान करने वाली चीज देखी। तो उन्होंने जो चीज देखी उसको हम भी नोटिस करेंगे एंड वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर दैट। एक्टिविटी 8.3, कौन सी एक्टिविटी आएगी? 8.3, और उसका नाम होगा लेट्स एक्सपेरिमेंट। मतलब हम भी उन बच्चों की तरह क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम विल टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर ले लिया हमने, और उसमें इसमें मैंने ना आइस क्यूब्स भी डाले हैं और थोड़ा सा इसमें वाटर भी डाला है। तो अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो जो इस कंटेनर की वॉल्स हैं, जो बाहर इसकी दीवारें हैं, उनमें ना इस तरह से वाटर की स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो विजिबल हो रही है। ओके, पहले ये छोटी बूंदें होती हैं, फिर ये मिलके बड़ी बूंद बन जाती है, और साथ में अगर मैं इसको टच करूं बच्चों तो ये फील हो रहा है क्लियरली ये वाटर है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर दिस वाटर कम्स, ये जो पानी है ये कहाँ से आया? ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है और ये आपके क्वेश्चंस हैं। क्लियर होगी एक्टिविटी? तो फ्रॉम वेयर दिस वाटर हैज कम, ये जो पानी हमें दिख रहा है ये कहाँ से आया? ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाना है, और इस चैप्टर का वो फर्स्ट टेबल है, इसलिए उसकी हेडिंग 8.1 आएगी। ओके, तो 8.1 में you have to observe, you have to record also your observation। तो I observe, आपने क्या ऑब्जर्व किया, और सेकंड है I wonder, और जो आपने ऑब्जर्व किया उसने आपको क्यों हैरान किया। ठीक है, तो आपकी बुक में 3 कॉलम बने साफ साफ दिख रहा है उसमें। तो जब आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करी तो आपने 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो लिखनी है इसमें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, कि जो आइस है, जैसे आप आइस को वाटर में डालोगे तो वाई आइस स्टार्टेड मेल्टिंग, कि जो बर्फ है वो क्यों पिघलना शुरू हो गया। तो उसका रीजन होता है, आप इसमें हैरान ये करोगे, आपने ऑब्जर्व क्या किया, आइस इज मेल्टिंग टू वाटर, आइस पिघल रही है। आई वंडर वाई आइस इज मेल्टिंग, वो पिघल क्यों रही है? तो उसका आंसर होगा कि आइस इज रिसीविंग थर्मल एनर्जी फ्रॉम द वाटर। जो ठंडा पानी है उसमें जो भी थर्मल एनर्जी है उसको बर्फ ने ले लिया, वो ट्रांसफर हो गई बर्फ के अंदर, आइस के अंदर, और आइस ने पिघलना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड चलिए, जो वाटर लेवल है इन द ग्लास दैट इज इंक्रीजिंग, पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो आई वंडर क्यों क्यों बढ़ रहा है, व्हाई द लेवल इज इंक्रीजिंग। तो उसका आंसर क्या होगा, आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर, बर्फ जो है वो पानी में बदल रही है, तो लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब थर्ड जो मेन सबसे ज्यादा जो अभी हमने स्टडी करी, जो ऑब्जर्वेशन, स्मॉल टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो हमारा टम्बलर है, कंटेनर है, ग्लास बोलो, उसकी जो वॉल है उसके बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें हमने नोटिस करी। तो आई वंडर फ्रॉम वेयर डज दिस ड्रॉप्स कम, ये पानी की बूंदें कहाँ से आई। तो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पूरी वो जो स्टूडेंट्स की टीम है, अभी और थायरव तो है, साथ में उनके फ्रेंड्स हैं, वो उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। ये जो पानी की बूंदें हैं वो कहाँ से आई होंगी। तो आप अपनी बुक के अगर पेज पे देखोगे बच्चों, तो वहां पे ना ऐसे बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं सर्कल। ठीक है, और सर्कल्स में आपने क्या पुट करना है कि उन बच्चों ने क्या क्या सोचा। जैसे सारे डिस्कस करते हैं कि पानी की बूंदें कहाँ से आई, तो सबने अपने अपने विचार रखे। जो एक गर्ल थी उसने बोला कि शायद जब हमने इसमें आइस ऐड किया तो कुछ जो आइस था वो बाहर चला गया होगा, उसकी वजह से ड्रॉप्स आई होंगी। ठीक है, तो सेकंड गर्ल ने बोला
कि मे बी द वाटर दैट इज सीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ कंटेनर, शायद जो पानी है वो रिस रहा होगा कंटेनर की वॉल से। तो बॉय ने बोला नो, सिपिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ। अगर पानी बाहर जाता तो लेवल कम होता। तो गर्ल ने फिर से उसको बोला कि शायद इतना थोड़ा सा पानी बाहर गया कि लेवल को कोई ज्यादा फर्क ना पड़ा हो, मतलब हमें क्लियरली विजिबल ना हो। फिर एक और लड़के ने बोला कि जिस तरह से हमने टॉल एंड नैरो, जो टॉल एंड नैरो बॉटल्स हैं वाटर की, वहां पे अगर थोड़ा सा भी वाटर लेवल चेंज होता है तो हमें दिखता है वो। ठीक है। फिर एक बच्चे ने बोला कि आप इतने सारे अपने व्यू दे रहे हो, तो किसी और ग्लास में रूम टेम्परेचर पे वाटर फिल करके देखते हैं कि वो वहां से सिपिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इस तरह से वो बच्चे पूरे के पूरे पेज पे उन बच्चों का डिस्कशन ही है कि शायद ये होगा तब वाटर ड्रॉप्स आई होंगी, या फिर ऐसे होगा तब वाटर ड्रॉप्स आई होंगी। ठीक है। तो इतना सारा डिस्कशन करने के बाद बच्चों, फिर एक क्वेश्चन अगले पेज पे एक क्वेश्चन है कि हैव यू सीन सच टाइप ऑफ वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर एल्स, इस टाइप की जो पानी की बूंदे हैं वो आपने कहीं और भी देखी होंगी। तो अगर आप बच्चे याद करो तो विंटर्स के टाइम पे, ठीक है, स्पेशली जो समर सीजन होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग तो होता है, तो जो विंटर सीजन होता है ना, उसमें जो पेड़ पौधे के लीव्स होते हैं या फिर जो फ्लावर होते हैं, उनके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वो भी स्टडी करेंगे। और साथ में अगर आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, उसको आपने जो है वो ऊपर से लिड कवर करके रखा है, ढक्कन लगा रखा है, और पानी का जो बर्तन है वो हाफ फिल है, पूरा फिल नहीं हाफ फिल है, तो उसमें भी जो इनसाइड इनर साइड ऑफ द प्लेट है, जिस प्लेट से आपने उस बर्तन को कवर किया है, इनर साइड ऑफ प्लेट है, वहां पे भी पानी की छोटी छोटी बूंदे आपने नोटिस करी होंगी। तो ये तीनों केस में जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो कहाँ से आई, वो आती हैं बच्चों कंडेंसेशन से। ठीक है। जैसे हमने इवेपोरेशन स्टडी किया, वैसे ही कंडेंसेशन जो है वो एक अलग फिनोमिनन है, इसको हिंदी में बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। और कंडेंसेशन में क्या होता है, द वाटर वेपर्स दैट कंबाइन और दैट स्ट्राइक with a colder surface and change into liquid state। ठीक है। जब पानी से वेपर बने, इवेपोरेशन, जब वेपर से पानी की बूंदें बन रही हैं उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हमारी जो सराउंडिंग है, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे आसपास पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, सॉरी वाटर के वेपर है, मेरे आसपास पानी के वेपर्स है, और जैसे ही उनको एक कूल सरफेस मिला जो कि मैंने प्रोवाइड किया, ठंडा सरफेस था, ठंडा पानी है, बर्फ है, तो ये जो ग्लास है इसका कूल सरफेस हो गया। तो जो मेरे आसपास वाटर वेपर घूम रहे थे ना, वो कंबाइन करे, वो स्ट्राइक करे, वो टकराए इस ग्लास के कूल सरफेस से, और फटाफट जो वेपर थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, लिक्विड स्टेट में। और फिर ये ड्रॉप्स जो थी वो हमें विजिबल होती हैं। ठीक है। तो ड्रॉप्स कहाँ से आई, क्लियर हो गया। इनका पानी के अंदर वाला जो अंदर वाटर है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो पानी है ये हमारे एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर है, वो चेंज हुए कंडेंसेशन के थ्रू इसमें लिक्विड स्टेट में। ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे जो वाटर की ड्रॉप्स होती हैं वो पेड़ पौधों के पत्तों पे और फूलों पे क्यों होती हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होता है, लो होता है, एयर कैन नॉट होल्ड द वाटर वेपर सो लॉन्ग, वो वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाती, वाटर वेपर जो है वो कूल डाउन हो जाते हैं बच्चों, और ड्रॉप्स की फॉर्म में लीफ के ऊपर या फिर उसके फ्लावर के ऊपर पेड़ पे हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। ओके। और साथ में वही रीजन है कि जब हम किसी बर्तन में हाफ फिल्ड बर्तन में पानी को बॉईल करते हैं, तो जो बॉयल वाटर है उस वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो जो स्टीम है, ओके, जब वो स्टीम टकराती है प्लेट के साथ जो कि थोड़ी कम गर्म है, बिल्कुल एक कूल सरफेस है, तो उस प्लेट से टकरा के वो जो स्टीम है जिसमें वाटर वेपर है, दैट चेंज इनटू लिक्विड ड्रॉप्स, इसलिए उस ढक्कन के अंदर वाली तरफ हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। बट अब उसके बाद बच्चों को फिर से डाउट रहता है कि कहीं पानी सीप के थ्रू तो नहीं बाहर गया होगा, मतलब हमें तो समझ में आ गया कि ये सब क्यों हुआ, पर जो बच्चे हैं वो अभी भी अपनी एक्टिविटी में अपनी स्टडी में लगे हुए हैं। तो फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। ओके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फिर से क्या किया, एक एक्टिविटी डिजाइन करी, लेट्स मेजर एक्टिविटी 8.4 वो करने लग पड़े, और उसका नाम रखा उन्होंने लेट्स मेजर। और इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आप बिल्कुल क्लियर वे में समझ लो।
इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लास टम्बलर लिया, कोई भी ग्लास टम्बलर उन्होंने ले लिया, उसमें उन्होंने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, उसको हाफ फिल भरा, पूरा नहीं भरा, हाफ फिल भरा, उसके अंदर उन्होंने वाटर डाल दिया, और वाटर के साथ बच्चों ने क्या डाल दिए, आइस के क्यूब डाल दिए, और साथ में उसको कवर कर दिया, ठीक है, ऊपर से उसको उन्होंने एक लिड से कवर कर दिया, और फिर क्या किया उन्होंने, एक वेइंग मशीन में उसका वेट किया, और वो जो वेट करते हैं वो क्या करेंगे, वो हाफ एन आवर तक, हर 5-5 मिनट के बाद वो उस टम्बलर का वेट करेंगे, ठीक है, उसको तोलेंगे कि कितना इसका वेट में चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई, मतलब एक तरफ उन्होंने टाइम नोट करना है, और टाइम किसमें है, मिनट्स में, और एक तरफ उन्होंने वेट करना है उसका, और वो मास लेंगे, सॉरी, ठीक है, मास ऑफ द वाटर इन टम्बलर, और मास किसमें लेंगे, वो ग्राम में, ओके, जैसे 0 मिनट पे, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इतना इतना गैप रखा। तो जब भी बच्चे ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पानी का गिलास है, उसमें हाफ फिल्ड है, ठीक है, वाटर हाफ फिल्ड है, थोड़े उसमें आइस क्यूब है, ऊपर से ढक्कन से कवर है, और उसको वेइंग मशीन के ऊपर रख के वो हर 5 मिनट बाद उसका वेट ले रहे हैं, और साथ में इस टाइप की ड्रॉप्स भी उनको नोटिस हो रही है कि ये ड्रॉप्स जो है, ठीक है, ये उसमें लगातार ऐड हो रही है उस गिलास की वॉल पे। तो जब वो बच्चे के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस करा कि जो अगर यहाँ पे 0 मिनट में जो वाटर है उसका जो मास है वो 150 ग्राम था, तो 5 मिनट के बाद वो 150.25 हुआ, फिर 10 मिनट के बाद वो 150.50 हुआ, और ऐसे ही वो मास जो है वो 0.25 करके बढ़ता रहा। ओके, तो आपसे क्वेश्चन है कि ये जो आपकी एक्टिविटी है, इसका जो रिजल्ट है, क्या आपकी वो प्रिडिक्शन से मैच करता है जो आपने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, तो यस वो मैच करता है, क्योंकि जैसे ही जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो उसकी दीवार पे बढ़ रही हैं, गिलास के, टम्बलर के, तो वैसे ही जो मास है वाटर का वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बच्चों यहाँ से बस इतना समझ लो कि आइस और वाटर जब आपस में ग्लास के अंदर मिल गए तो उनका वेट तो फिक्स हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, पर ये इस एक्टिविटी में वेट जो है अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब जो एडिशनल वेट है वो उन वाटर ड्रॉप्स का है जो एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर से आई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्टिविटी से ये तो प्रूव हो गया कि जो वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द मास ऑफ वाटर, ठीक है। थोड़ा बहुत इससे ये भी क्लियर हो गया कि जो पानी है वो दैट इज नॉट सिपिंग थ्रू द वॉल ऑफ कंटेनर, वो वॉल ऑफ कंटेनर से सिप नहीं हो रहा है, बट फिर भी पूरी तरह से श्योरिटी के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि जो वाटर है वो इस टम्बलर की वॉल से लीक होके बाहर नहीं गया है, आप एक इसको मॉडिफाई कर सकते हो एक्टिविटी को, एक परमानेंट मार्कर, ये तो मेरा स्टील का ग्लास है, आप कांच के ग्लास में कर सकते हो, आप जो वाटर का लेवल है, ठीक है, आपके जो ग्लास है उसमें जो वाटर का लेवल है आप उसको एक मार्कर से मार्क कर सकते हो, फिर आप देखना कि क्या आधे घंटे बाद वो जो वाटर का लेवल है, जब आइस और वाटर अच्छे से पिघल गए तब एक फिक्स लेवल बन जाएगा, है ना। तो आधे घंटे के बाद के जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो उस मार्क से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि जो बाहर पानी की ड्रॉप्स आ रही हैं बच्चों, वो क्या है, वो सराउंडिंग से ही आई हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से आई हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। So almost half of chapter is complete. If you find it helpful, then please do subscribe and like the video. Thanks for watching.